हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लास से अरुण सर। तो आज दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ जो एनटीपीसी में पूछे गए सभी प्रश्न हैं, जो लगभग 35 क्वेश्चन मिलेगा आपको। जो आपका 28 दिसंबर से अभी तक जो एग्ज़ाम हुआ है, जो पेपर आपका हुआ था, उसी में से आपको बनाया गया है क्वेश्चन। जो मोस्ट 35 क्वेश्चन मिलेगा विथ स्टडीज, जीके मिलेगा और करंट अफेयर मिलेगा। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे आप लोग, क्योंकि सभी प्रश्न जो है पूछे गए एनटीपीसी में। जो आपका नेक्स्ट एग्जाम होगा चौथे चरण का और पाँचवें चरण का, उसमें आपका टपकेगा छपेगा आपको। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे और फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो गया है और हमारे यूट्यूब चैनल गडअप कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर नए जुड़े और सब्सक्राइब कर देंगे। जी बिल्कुल, बने रहेंगे शुरू से अंत तक, और कलम और कॉपी साथ में रखेंगे और नोट करते जाएंगे, क्योंकि आपका नेक्स्ट एग्जाम होगा आपका एनटीपीसी का चौथे और पाँचवें। और आपका जो एग्ज़ाम होगा बिहार पुलिस और बिहार दरोगा, सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट है। नहीं कि आपका एनटीपीसी में ही केवल पूछेगा सवाल, और एनटीपीसी ही हमेशा पूछेगा, पूछा हुआ क्वेश्चन ही पूछता है आपको। तो नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है। तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक है। जी जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक ऑनलाइन क्लासेस छोड़ेंगे नहीं, जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक। तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या बोलता है? तो आज का पहला सवाल क्या बोलता है, यहाँ पे देखेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ये सवाल पूछा है एनटीपीसी में आपको 28 दिसंबर को, सेकंड शिफ्ट में पूछा है सवाल। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये आपका सवाल है। तो जी बिल्कुल मालूम होगा, 13 अप्रैल 1919। जी बिल्कुल, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बिल्कुल, ये आप नहीं समझेंगे, केवल क्वेश्चन पेपर जो पूछा हल्का है, ये तो जानते हैं। मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा, एक क्वेश्चन पर कई क्वेश्चन बनाऊंगा, तो आपके एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट होगा। दोस्तों बने रहेंगे शुरू से अंत तक। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। तो अभी क्या पूछिए आपसे सवाल कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय ब्रिटिश भारत आपका वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 को। जी बिल्कुल याद रखिए। अब क्या पूछिए सवाल कि एक जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, तो शंकर नायर। जी बिल्कुल मस्ट है, ये सवाल पूछता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा कौन दिया? तो शंकर नारायण। जी बिल्कुल, शंकरन नायर ने इस्तीफा दिया था। जी बिल्कुल, इस तरह याद रखें। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दिया, और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दिया, और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दिया। तो इस तरह आप एग्जाम में पूछता है, टपकता है, छपता है, याद रखें। और जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन किया गया था, जिसमें 5 अंग्रेज और 3 सदस्य जो भारतीय था। बिल्कुल याद रखिए इस तरह। और आपसे पूछा सवाल, जी बिल्कुल, आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो किसकी गिरफ्तारी? तो आपका जो अमृतसर में बैठक जो होने वाला था, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उसकी जो आपका गिरफ्तारी के विरुद्ध में जो आपका डॉक्टर सत्यपाल और शिवदीन किचलू की गिरफ्तारी के विरुद्ध में हो रही जनसभा पर जनरल REH डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। तो इस तरह आप याद रखें, जो आपका एग्जाम में पूछता है। अगर पूछे सवाल कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसमें पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर माइकल ओ डायर। जी मास्ट है, बढ़िया सवाल है। क्या पूछे आपसे सवाल कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय में आपका पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर माइकल ओ डायर। तो इस तरह आप याद रखें, एग्जाम में टपकता है, छपता है। चलते हैं नेक्स्ट आपका दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरा सवाल क्या बोलता है, इस सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? ये आपका सवाल है। जी बिल्कुल, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन। जी बिल्कुल याद रखें, आइंस्टीन ने आपका सिद्धांत दिया था। जी, सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अब क्या पूछा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो वायलिन। जी बिल्कुल याद रखें, वायलिन जो आपका बजाता था अल्बर्ट आइंस्टीन। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ हजारों वर्ष पहले। बिल्कुल याद रखें। अब क्या पूछेगा सवाल, जी दोस्तों याद रखें यहाँ पे कि
अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1921 को मिला था। जी बिल्कुल, 1921 को आपको मिला था अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार। मोस्ट है, बढ़िया है। और जो आपका ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इस तरह आप ये एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट होगा। मैंने पूछा आपका एनटीपीसी पूछा सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन। तो मैंने 2-4 सवाल और बना दिया इसमें, जो आपके एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका तीसरे नंबर सवाल पर। जी ऐसे बढ़ेंगे तो आप जल्द सक्सेस होंगे, आगे बढ़ेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट क्या आपका यहाँ पे सवाल देखेंगे। ये आपका सवाल थोड़ा सा यहाँ मिक्स प्रिंट हुआ, जो हमारे जो टाइपिंग जो करते हैं वो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। ये यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग UNO। जी बिल्कुल, UNO में जो अस्थायी सदस्य कितने हैं, ये आपका सवाल है। जी बिल्कुल, UNO में अस्थायी सदस्य कितने हैं, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। और अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। जी बिल्कुल, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए। जल्द से आपका ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आऊँगा लेकर, जो डिजिटल बोर्ड के माध्यम से ज़बरदस्त मिलेगा पिटारा उसमें। जी आपका परीक्षा हॉल में नागिन डांस कराने वाला मिलेगा क्वेश्चन पेपर। जी बिल्कुल, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक ऑनलाइन क्लासेस छोड़ेंगे नहीं, तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब को बढ़ाएं। और एक आज का मास्टर जो आपका सवाल है, UNO का अस्थायी सदस्य कितने हैं, UNO में कितने अस्थायी सदस्य हैं, ये आपका सवाल था। थोड़ा सा मिक्स प्रिंट हुआ है टाइपिंग करने में, तो याद रखें 5 सदस्य देश है आपका। 5 सदस्य देश जो आपका UNO में, यानी जो आपका UNO के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं, ये सवाल रहेगा आपको। तो 5 अस्थायी सदस्य याद रखें। जो आपका विरूफाचिया ट्रिक है, जी मैंने बताया था विरूफाचिया, जी विरूफाचिया ये आपका ट्रिक है। तो ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन, अमेरिका। जी बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद का 5 अस्थायी सदस्य। जी बिल्कुल याद रखें, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन, अमेरिका। जो सवाल पूछता है कि निम्न में कौन सी सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, इस तरह से आपका एग्जाम में टपकता है, छपता है, बिल्कुल याद रखें। और संयुक्त राष्ट्र संघ की यानी UNO की स्थापना पूछिए 1945। जी बिल्कुल याद रखें, 24 अक्टूबर 1945। जी बिल्कुल, इस तरह याद रखें, जो आपका एग्जाम में टपकता है, छपता है। अब पूछेगा सवाल कि कितने अस्थायी सदस्य, तो 10 जो भारत अस्थायी सदस्य बना है। जी 8वीं बार भारत सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बना, 8वीं बार बिल्कुल भारत जो अभी वर्तमान में 10 अस्थायी सदस्य है और 5 अस्थायी सदस्य हैं। कुल पूछेगा सुरक्षा परिषद में कितने, UNO के सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 15 सदस्य होते हैं। बिल्कुल इस तरह याद रखें, जो आपका एग्जाम में टपकेगा, छपेगा, बिल्कुल याद रखें। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय पूछा न्यूयॉर्क, जो न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे है, न्यूयॉर्क जो मैनहट्टन द्वीप पर बसा हुआ, जो मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र संघ का। जी बिल्कुल इस तरह याद रखें। और संयुक्त राष्ट्र संघ नाम दिया फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति। UNO जो आपका संयुक्त राष्ट्र नाम जो पड़ा किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो अमेरिका के 3 बार राष्ट्रपति बनने वाले। जी बिल्कुल याद रखें, इस तरह एग्जाम में पूछता है आपका कि अमेरिकी कौन सी राष्ट्रपति जो 3 बार बने, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो बढ़िया सवाल है, मोस्ट सवाल है। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका चौथे नंबर सवाल पर। तो इसी तरह बने रहेंगे शुरू से अंत तक, और कलम और कॉपी साथ में रखें, नोट करते जाएंगे। जी ये सवाल चौथे नंबर क्या है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? जी ये भी सवाल पूछ दिया आपका कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था। जो आपका एनटीपीसी पूछा, तो आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड, मैंने जस्ट बताया अभी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जी बिल्कुल याद रखें, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जी बिल्कुल याद रखें, इस तरह जो आपका एग्जाम में पूछते रहता है। जी बिल्कुल याद रखें। और आपका पूछिएगा सवाल, जी जस्ट मैंने बताया अभी, जो आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड की कमेटी जो एक अध्यक्षता गठित की गई थी, जो लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में, तो 5 अंग्रेज और 3 भारतीय। तो 3 भारतीय कौन थे, ये भी याद रखिए सवाल, क्योंकि पूछ देगा आपको कि 3 भारतीय कौन कौन थे। तो सर चिमन लाल सितलवाड़ा, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण। जी बिल्कुल पूछेगा सवाल कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय में 5 अंग्रेज के अलावा 3 भारतीय थे, तो कौन थे, तो सर चिमन लाल सितलवाड़ा, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण सदस्य थे। जी बिल्कुल इस तरह याद रखें। और एक मोस्ट और सवाल पूछा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किसकी नेतृत्व में एक
आयोग नियुक्ति की गई थी तो मदन मोहन मालवीय, जी बिल्कुल याद रखें। और इसके साथ अन्य सदस्य भी शामिल थे जो मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी शामिल थे। तो चलते नेक्स्ट आपका 5वें नंबर सवाल पर। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक, बीच में कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि सभी मोस्ट सवाल है, सभी एनटीपीसी में पूछा सवाल, लेकिन उसके साथ एक्सप्लेन भी मिल रहा है तो आपके एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट होगा। जो एनटीपीसी चौथे चरण और आपका 5वें जो एग्जाम होगा और नेक्स्ट एग्जाम बिहार पुलिस से और आपका बिहार दरोगा, सभी एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट होगा। एसएससी एमटीएस का एग्जाम जो होगा उसके लिए भी जी द्रव्य एक ही है लेकिन आकार अलग अलग होता है। जीके जीएस एक ही होता है, जी बिल्कुल, न कि स्पेशली एनटीपीसी के लिए है, केवल एनटीपीसी भी पूछेगा हमेशा, जी पूछा है पूछेगा हमेशा एनटीपीसी में ही, ऐसा नहीं है सभी एग्जाम में पूछेगा। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे। तो 15वें सवाल की आपका 15वां सवाल क्या बोलता है कि आपका प्लासी युद्ध का जो प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। क्लास स्टार्ट हो गया और हमारा यूट्यूब चैनल गटअप कॉम्पिटिटिव क्लास पे जो नए जुड़े वो सब्सक्राइब कर देंगे। प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था, ये सवाल पूछा आपसे। तो याद रखें 1757, जी बिल्कुल याद रखें 1757 प्लासी का युद्ध हुआ था। जी बिल्कुल, जो आपका रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच जो अंग्रेजों का सेनापति था, प्लासी के युद्ध के समय अंग्रेजों का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था। जी बिल्कुल, तो रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच जो आपका प्लासी का युद्ध हुआ था, जी बिल्कुल याद रखें 1757 में। अब पूछे सवाल प्लासी का युद्ध जो मैदान, प्लासी का युद्ध का मैदान किस राज्य में, पश्चिम बंगाल में। अब प्लासी का युद्ध कौन सी नदी के तट पर हुआ, तो भागीरथी नदी के तट पर। जी बिल्कुल याद रखें भागीरथी नदी के तट पर। जो टिहरी बांध परियोजना कौन सी नदी पर है, तो आपका भागीरथी नदी के तट पर। जी बिल्कुल, इस तरह बने रहेंगे शुरू से अंत तक, जो आपका मोस्ट सवाल है। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका 6ठे नंबर सवाल पर। जी 6ठा सवाल क्या बोलता है, 6ठा सवाल, बार्क की मुख्यालय कहाँ है, ये आपका सवाल है, ये भी पूछा हुआ सवाल है, बार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो आपको याद रखें मुंबई, जी बिल्कुल याद रखें, बार्क का मुख्यालय जो है आपका मुंबई, जो 3 जनवरी 1954 की स्थापना हुआ था। 3 जनवरी 1954 को स्थापना हुआ था, बार्क की स्थापना 3 जनवरी 1954 याद रखेंगे स्थापना हुई थी। आपका जो बार्क का पूर्ण रूप से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जी बिल्कुल भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो आपका बार्क का मुख्यालय पूछा मुंबई, यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय का मुंबई। अभी पूछिए सवाल कौन सी है आपका बार्क के जो अभी वर्तमान में, तो कमलेश नीलकंठ व्यास, जी बिल्कुल कमलेश नीलकंठ व्यास, याद रखें इस तरह। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 7वें नंबर सवाल पर। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक, बीच में कहीं नहीं जाएंगे। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था, ये 7वें नंबर सवाल है। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था, तो याद रखें एप्पल, जी बिल्कुल याद रखें एप्पल। जी बिल्कुल, हम लोग को RNR करने की जरूरत है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, रीड एंड रिवीजन करने की जरूरत है। जब जीके ऐसे नहीं मौजूद होगा, उस पर बार बार फोकस करते रहेंगे, RNR करते रहेंगे, तो खुद जीके आपको स्ट्रांग हो जाएगा। जी बिल्कुल, सेल्फ स्टडी इज स्ट्रांग स्टडी। एक बुक रखेंगे, उसको साथ में पेन और कॉपी रखेंगे, और जो भी बुक जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसको मोस्ट से मोस्ट जो क्वेश्चन रहेगा उसको कॉपी में नोट करते जाएंगे, तभी आपको जीके मौजूद होगा, आपका एक अच्छे लेवल बनेगा जीके का। बिल्कुल इस तरह पढ़ेंगे घर पे, जी कहा गया है सेल्फ स्टडी इज स्ट्रांग स्टडी, बिल्कुल। तो आपका चलते नेक्स्ट क्या बोलता है, भारत का पहला उपग्रह संचार उपग्रह कौन था, तो आपका एप्पल, जी बिल्कुल, जो 1981 में 19 जून 1981 को, यानी कॉरू फ्रेंच गुयाना से एरियान 1 द्वारा सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया था। जी बिल्कुल याद रखें 19 जून 1981 को, जो आपका कॉरू फ्रेंच गुयाना से एरियाना 1 द्वारा सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया था आपका भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल। जी बिल्कुल, उस समय जो इसका समर्पित किया किसके द्वारा किया गया था, तो उसमें इंदिरा गांधी थी, बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट 8वें नंबर सवाल पर। 8वें नंबर सवाल पर 8वां सवाल क्या बोलता है, जी एकदम हल वाला सवाल पूछा, जापान की मुद्रा क्या है, जापान की मुद्रा क्या है, ये सवाल पूछा। तो आपका आंसर होगा जी बिल्कुल एन, याद रखें एन। जापान की राजधानी कहाँ, टोक्यो, बिल्कुल याद रखें जापान की राजधानी कहाँ, टोक्यो। और अब पूछिए सवाल 2021 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ होगा, तो टोक्यो में होगा, बिल्कुल याद रखें 2021 का, यानी 2020 में जो होना था, जो कोरोना वायरस की वजह से आपका 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल नहीं हो पाया। तो अब पूछिए सवाल कि 2021 का जो आपका
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस देश में होगा? जापान। जापान के कहाँ? टोक्यो में होगा। बिल्कुल इस तरह याद रखें। और जापान की राजधानी एन, बिल्कुल जापान की मुद्रा एन, जापान की राजधानी टोक्यो। टोक्यो कौन सी नदी किनारे? अरकावा नदी किनारे। जी बिल्कुल इस तरह याद रखें। और टोक्यो कौन सी द्वीप पर बसा हुआ? होन्शु द्वीप पर। ये भी याद रखें, टोक्यो कौन सी द्वीप पर बसा हुआ? तो होन्शु द्वीप पर बसा हुआ है। बिल्कुल याद रखें इस तरह। और जो आपका जापान का जो दो शहर है आपका, एक हिरोशिमा नगर, एक नागासाकी। जी बिल्कुल, जो आपका हिरोशिमा पर 6 अगस्त जो आपका अमेरिका द्वारा जो परमाणु बम गिराया गया था, और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को। जी बिल्कुल इस तरह याद रखें, जो नागासाकी पर 9 अगस्त और हिरोशिमा पर 6 अगस्त। जी बिल्कुल। अब क्या पूछा है, हिरोशिमा नगर कौन सी द्वीप पर बसा हुआ है? तो होन्शु द्वीप पर। जी बिल्कुल। और नागासाकी कौन सी द्वीप पर बसा हुआ है? तो क्यूशू द्वीप पर बसा हुआ है। और किस देश को पित्त आतंक के नाम से बोलते हैं? जापान। किस देश को पित्त आतंक के नाम से बोलते हैं? जापान। और पूछे सवाल की किस देश का नाम है? निपन। बिल्कुल जापान को बोलते हैं निपन। और अभी वर्तमान में जापान का प्रधानमंत्री कौन है? तो योशिहिदे सुगा। बिल्कुल योशिहिदे सुगा अभी वर्तमान में आपका जापान का प्रधानमंत्री है। बिल्कुल याद रखें इस तरह। और आपसे पूछा सवाल कि प्रशांत महासागर आपका जापान किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। बिल्कुल। तो चलते हैं नेक्स्ट 9 नंबर सवाल पर। इस तरह पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट होगा। जी बिल्कुल। आज का जो ऑफलाइन क्लासेज में ज़बरदस्त क्लास, आज का जो बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का बैच स्टार्ट हो रहा है, न्यू बैच, जो आपका 1:30 से दोपहर 1:30 आप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेज गो, जो आपका अनिल फोटो स्टेट वाली गली में मिलेगा, जो द्विवेदी पुस्तक भंडार के मकान में। आप वहाँ पे द्विवेदी पुस्तक का दुकान है, वहाँ पे आकर संपर्क कर सकते हैं और पूछ सकते हैं ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेज कहाँ पे, तो आपको बता दिया जाएगा। यानी आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। जो आज से शुरू हो रहा है बाबा का पिटारा। बिल्कुल, जो बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए ज़बरदस्त मिलेगा। स्टेटिस करंट अफेयर धमाका मिलेगा आपको। तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन करें ऑफलाइन क्लासेज, ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेज को। बिल्कुल। जो आपका संपर्क नंबर है 97 98 13 48 37, इस पर आप कॉल कर सकते हैं और ऑफलाइन क्लासेज में जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट 9 नंबर सवाल पर। फिक्की। फिक्की का फुल फॉर्म क्या होगा? ये आपका सवाल है। फिक्की का फुल फॉर्म क्या होगा? तो आप लिख लेंगे यहाँ पे, इस पे लिखना संभव नहीं है। जी बिल्कुल। तो फिक्की का फुल फॉर्म क्या है, ये सवाल पूछा। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बिल्कुल याद रखें। फेडरेशन, यानी फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये आपका फिक्की का फुल फॉर्म होता है। जी बिल्कुल याद रखें। फिक्की की स्थापना 1927 में फिक्की की स्थापना होती है। और हेडक्वार्टर पूछिएगा तो दिल्ली, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर पूछिएगा तो आपका न्यू दिल्ली। फिक्की का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और आपका पूछिएगा अभी फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो उदय शंकर जी, जो भी हेड हैं फिक्की का, तो उदय शंकर। जी बिल्कुल याद रखें, उदय शंकर अभी फिक्की के अध्यक्ष हैं। अभी क्या पूछे सवाल जी, जो आपका फिक्की की स्थापना जो 1927 में हुई थी, जो महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला एवं पुरुषोत्तम ठक्कर द्वारा की गई थी। अगर पूछेगा आपसे फिक्की की स्थापना जो महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला एवं पुरुषोत्तम ठक्कर द्वारा की गई थी 1927 में। तो चलते नेक्स्ट आपका 10वें नंबर सवाल पर। तो इसी तरह बने रहेंगे शुरू से अंत तक, और फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। और जल्द से जल्द सब्सक्राइब को बढ़ाएं। आप लोग के बीच में ऑनलाइन क्लासेस लेकर आऊँगा। जी बिल्कुल, जो वीडियो के माध्यम से आऊँगा आपको डिजिटल बोर्ड के साथ, उस पर ज़बरदस्त मिलेगा आपको करंट अफेयर विथ स्टैटिस रसगुल्ले मिलेगा, जो आपका जी बिल्कुल जो एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट होगा। 10वां सवाल, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? ये सवाल है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किन्हें कहा जाता है, किसे कहा जाता है, ये सवाल है। तो याद रखें कार्ल लिनियस को। जी बिल्कुल याद रखें, जो कार्ल लिनियस को कहा जाता है। जी बिल्कुल याद रखें, कार्ल लिनियस को कहा जाता है आपका फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। चलते नेक्स्ट आपका 11वें नंबर सवाल पर। 11वां सवाल क्या बोलता है? 2020 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। 2020 का आपका अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? तो याद रखें पॉल आर मिलग्रो
पाल आर मिलिग्रो, पाल पाल आर मिलिग्रो और आपका रॉबर्ट वी विल्सन। जी बिल्कुल याद रखें, रॉबर्ट वी विल्सन, दो व्यक्ति को दिया गया 2020 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। किसे दिया गया? तो पॉल आर मिलिग्रो और रॉबर्ट वी विल्सन। जी बिल्कुल याद रखें, रॉबर्ट वी विल्सन जो आपको दिया गया 2020 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। जो अर्थ नोबेल पुरस्कार का छठा पुरस्कार कौन सा? अर्थशास्त्र, जो 1969 से शुरुआत हुई थी अर्थशास्त्र की पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार में नोबेल पुरस्कार का छठा पुरस्कार है अर्थशास्त्र पुरस्कार। तो चलते नेक्स्ट आपका 12वें नंबर सवाल पर। 12वां सवाल, 2020 का फिल्म फेयर अवार्ड किस मूवी को दिया गया? ये सवाल पूछा आपका, 2020 का फिल्म फेयर अवार्ड किस मूवी को दिया गया, ये आपका सवाल है। तो यह आंसर याद रखें, गली बॉय। जी बिल्कुल याद रखें, गली बॉय को आपको दिया गया 2020 का फिल्म फेयर अवार्ड किस मूवी को दिया गया? तो गली बॉय। जी बिल्कुल याद रखें। अब क्या पूछेगा सवाल कि कौन सी एक्टर जो आपका फिल्म फेयर मतलब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार? तो रणवीर सिंह, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो आलिया भट्ट। बिल्कुल याद रखें, 2020 का फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड है रणवीर सिंह और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जो आपको दिया गया आलिया भट्ट को दिया गया। चलते नेक्स्ट आपका 13वें नंबर सवाल पर। तो इसी तरह बन रहेंगे शुरू से अंत तक। 13वां सवाल क्या बोलता है कि ये टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? ये आपका सवाल पूछा। तो उत्तराखंड, बिल्कुल याद रखें, उत्तराखंड में स्थित है आपका। उत्तराखंड में टिहरी बांध जो पूछेगा सवाल आपका कौन सी नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है। जी बिल्कुल, भागीरथी नदी पर आपको अवस्थित है टिहरी बांध, जो भी भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। भारत का गुरुत्वीय बांध पूछेगा सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध तो भाखड़ा नागल बांध। बिल्कुल, भारत का गुरुत्वीय बांध पूछेगा सबसे ऊंचे, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध पूछेगा तो भाखड़ा नागल भारत का सबसे ऊंचा बांध। टिहरी बांध जो आपका भागीरथी नदी पर है। जी बिल्कुल याद रखें। अब क्या पूछा? उत्तराखंड। जी बिल्कुल, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और मुख्यमंत्री राज्यपाल कौन है? तो बेबी रानी मौर्य। बिल्कुल याद रखें। उत्तरांचल से उत्तराखंड कब हो गया? तो 2007। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ? तो गैरसैंण। बिल्कुल, फूलों की घाटी किसको बोलते हैं? उत्तराखंड को। नंदा देवी चोटी किस राज्य में आपका है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। जी बिल्कुल याद रखें इस तरह। और आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड गठन कब हुआ? तो 9 नवंबर 2000 को गठन हुआ उत्तराखंड का, यानी उस समय नाम था उत्तरांचल। उत्तरांचल गठन कब हुआ? तो 9 नवंबर 2000 को। बिल्कुल इस तरह याद रखें। जी बिल्कुल, फूलों की घाटी जो बोलते हैं उत्तराखंड, जो चमोली में। बिल्कुल इस तरह याद रखें। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में? तो उत्तराखंड। जी बिल्कुल, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो हेली नेशनल पार्क नाम है, पुराना नाम, जो उत्तराखंड में स्थित है। जी बिल्कुल इस तरह याद रखें। चलते नेक्स्ट आपका 14वें नंबर सवाल पर। 14वां सवाल क्या बोलता है? NIU का फुल फॉर्म क्या है? जी बिल्कुल याद रखें। NIU का फुल फॉर्म क्या है? तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। जी बिल्कुल, नेटवर्क इंटरफेस इंटरफेस यूनिट। जी बिल्कुल याद रखें इस तरह आपका नेटवर्क। जी बिल्कुल, इंटरफेस यूनिट NIU का फुल फॉर्म होता है। तो चलते नेक्स्ट आपका 15वें नंबर सवाल पर। 15वां सवाल, मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया? ये आपका सवाल है। मौलिक कर्तव्य को, फंडामेंटल ड्यूटीज जिसको बोलते हैं, संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया? ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। तो आपका आंसर हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976। जी बिल्कुल याद रखें, 42वां संविधान 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो रूस से लिया गया। जी बिल्कुल, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया। ये आपका सवाल पूछता है। जी बिल्कुल याद रखें, जो 51 के क में आपका उल्लेख है मौलिक कर्तव्य का। जी बिल्कुल याद रखें इस तरह, जो आपका एग्जाम में टपकता है, छपता है। जी, मौलिक कर्तव्य जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत आपको जोड़ा गया। बिल्कुल याद रखें। मौलिक कर्तव्य कितने हैं अभी वर्तमान में? तो मौलिक कर्तव्य 11 हैं। बिल्कुल याद रखें इस तरह। और मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितना था? तो 7 था। बिल्कुल, सॉरी, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितना था? तो 10। अभी
कितने, तो 11। तो इस तरह आपका एग्जाम में पूछता है, टपकता है, छपता है। याद रखें ये सवाल मस्ट है, बढ़िया सवाल है जो हमेशा एग्जाम में टपकता है, छपता है। जी बिल्कुल याद रखें। मौलिक कर्तव्य जो आपका अनुच्छेद 51 के क में उल्लेख किया गया है, इस तरह याद रखेंगे। जो आपका भाग 4 के क में, जी बिल्कुल याद रखें, जो मौलिक कर्तव्य कितने अभी वर्तमान में 11, और आपका 11वां कौन जोड़ा गया, तो माता पिता का संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे को हेतु जो आपका प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये आपका 11वां जोड़ा गया हमारे मौलिक कर्तव्य में। बिल्कुल 66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। जी बिल्कुल याद रखें, जो आपका मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया। चलते हैं नेक्स्ट आपका 16वें नंबर सवाल पर। 16वां सवाल क्या बोलता है, नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपका किसके नियम से संबंधित है, तो बॉयल के नियम से। जी बिल्कुल याद रखें, बॉयल के नियम से संबंधित है आपका। बिल्कुल चलते हैं नेक्स्ट आपका 17वें नंबर सवाल पर। 17वां सवाल क्या बोलता है, तेलंगाना के राज्यपाल कौन है। जी ये सवाल पूछा आपका एनटीपीसी में। जी बिल्कुल, तेलंगाना का राज्यपाल कौन है, ये सवाल पूछा, तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी बिल्कुल, तेलंगाना का राज्यपाल कौन है, ये आपका 29 दिसंबर को पूछा एनटीपीसी आरआरबी में, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा आपका। तो याद रखें आपका तमिली साई सुंदर राजन। जी तमिली साई सुंदर राजन, तमिली साई सुंदर राजन तेलंगाना के राज्यपाल हैं। बिल्कुल, और सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, तो के चंद्रशेखर राव। जी बिल्कुल, और तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को गठन हुआ था। तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, तेलंगाना। जी बिल्कुल याद रखें, जो 2 जून 2014 को गठन हुआ, और दोनों को संयुक्त राजधानी हैदराबाद। अभी बिल्कुल याद रखें, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी का जो 10 वर्षों तक आपका निर्धारित किया गया था उस समय, तो हैदराबाद। बिल्कुल, जो आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी अमरावती, और तेलंगाना की जो राजधानी बनेगी वो आपका हैदराबाद। जी बिल्कुल, तो इस तरह याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट आपका 18वें नंबर सवाल पर। 18वां सवाल, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका सवाल है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को। जी बिल्कुल याद रखें, 26 नवंबर को आपका संविधान दिवस मनाया जाता है। अब पूछिए सवाल आपका विधि दिवस, तो 26 नवंबर, कानून दिवस 26 नवंबर, और संविधान दिवस कब से मनाया जाता है, तो 2015 से मनाया जा रहा है आपका संविधान दिवस। आपको मालूम होगा संविधान सभा द्वारा जो आपका संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। और संविधान सभा को कब लागू कर दिया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। बिल्कुल याद रखें, 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा को लागू कर दिया गया। अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949। ये सवाल हमेशा पूछता है, टपकता है, छपता है। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 19वें नंबर सवाल पर। 19वां सवाल, पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर कौन था, ये आपका सवाल है। पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर कौन था, तो परम 8000। जी बिल्कुल याद रखें, परम आपका 8000 याद रखें। जो आपका पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, तो परम 8000। चलते हैं नेक्स्ट आपका 20वें नंबर सवाल पर। 20वां सवाल की HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जी बिल्कुल याद रखें, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जी बिल्कुल याद रखें, प्रोटोकॉल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म होता है। जी बिल्कुल याद रखें इस तरह। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 21वें नंबर सवाल पर। 21वें सवाल का GST किस तरह का टैक्स है, कर है, ये आपका सवाल पूछा। GST किस तरह का टैक्स है, कर है, तो आपको मालूम होगा अप्रत्यक्ष कर। जी बिल्कुल याद रखें, अप्रत्यक्ष कर आपका GST है। GST का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये आप याद रखें सवाल। और GST जो भारत में एक
जुलाई 2017 को लागू किया गया था जीएसटी। बिल्कुल जीएसटी दिवस पूछेगा तो 1 जुलाई को मनाया जाता है, और 1 जुलाई 2017 से आपको जीएसटी जो भारत में लागू हुआ। बिल्कुल याद रखें। इस तरह जो एग्जाम में टपकता है छपता है। और जीएसटी का परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त मंत्री होता है। बिल्कुल इस तरह याद रखें। जो 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है, 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है, 1 जुलाई को एसबीआई की स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 22वें नंबर सवाल पर। बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जी ये सवाल पूछा आपका, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यहाँ पे जी बिल्कुल एनटीपीसी जो एग्जाम चल रहा है पीटी आपका, इसमें मैं देख रहा हूँ कि आपका जो साइंस का जो लेवल है आपका 2 से 3 से ज़्यादा नहीं पूछ रहा है आपका साइंस से। जो एनटीपीसी रेलवे में बिल्कुल जो एग्जाम चल रहा है अभी, तो बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Ca2O2। जी बिल्कुल याद रखें, CaOH2 बिल्कुल याद रखें, जो आपका बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र है। चलते हैं नेक्स्ट आपका 23वें नंबर सवाल पर। 23वां सवाल, कोशिका की खोज किसने की थी? ये आपका सवाल है। कोशिका की खोज कौन किया था? ये सवाल पूछा आपका। तो याद रखें रॉबर्ट हुक। जी बिल्कुल याद रखें, रॉबर्ट हुक ने आपका कोशिका की खोज किया। जी बिल्कुल याद रखें। और पूछिए सवाल, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका कोशिका का अध्ययन पूछा साइटोलॉजी। 24वें नंबर सवाल पर चलते हैं। कौन सा सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है? ये आपका सवाल पूछा। सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है? ये आपका सवाल पूछा है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। सर्वग्राही ब्लड ग्रुप ए बी बिल्कुल याद रखें। और पूछिए सवाल सर्वदाता, तो ओ बिल्कुल याद रखें सर्वदाता। जी बिल्कुल याद रखें। तो ब्लड ग्रुप ओ को बोलते हैं सर्वदाता, सर्वग्राही बोलते हैं ए बी। जी बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट आपका 25वें नंबर सवाल पर। 25वां सवाल क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये आपका सवाल पूछा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखें K2। जी बिल्कुल याद रखें, K2 आपका भारत की सबसे उच्चतम चोटी है, जो 8,611 मीटर ऊंचा है। 8,611 मीटर, 8,686 बिल्कुल याद रखें, 8,611। जी बिल्कुल 8,611, 8,611 मीटर ऊंचा है भारत की सबसे ऊंची चोटी, जो काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। काराकोरम श्रेणी पूछिए, जो आपका काराकोरम श्रेणी की सबसे उच्चतम चोटी K2 यानी भारत की सबसे ऊंची जो K2 है, जो पाक अधिकृत में अवस्थित है। बिल्कुल याद रखें इस तरह। अब विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2। अगर आपसे पूछे हिमालय भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा। हिमालय भारत की सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा। इस तरह याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 26वें नंबर सवाल पर। 26वां सवाल क्या बोलता है कि समानता, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे किस देश से लिया गया? ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी बढ़िया सवाल है, मस्त सवाल है। तो फटाफट बता देंगे। सवाल है कि स्वतंत्रता, समानता और जो भाईचारा यानी बंधुता जिसको बोलते हैं, ये जो लिया गया हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया? जी जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। मस्त है सवाल, बढ़िया सवाल है। तो याद रखें फ्रांस के संविधान से लिया गया। जी बिल्कुल फ्रांस के संविधान से लिया गया समानता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी भाईचारे। बिल्कुल याद रखें इस तरह। अगर पूछेगा कहाँ में जोड़ा गया, तो प्रस्तावना में जोड़ा गया। जी बिल्कुल किस में जोड़ा गया? तो प्रस्तावना में जोड़ा गया। जी बिल्कुल याद रखें। और क्या पूछा है सवाल, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली किस देश के सिद्धांत से लिया गया? तो फ्रांस। बिल्कुल सुरा सुंदरियों का देश बोलते हैं फ्रांस को। जी बिल्कुल सुरा सुंदरियों का देश फ्रांस, किसानों का देश फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस, पेरिस कौन सी नदी का सीन। फ्रांस की मुद्रा क्या है? ईरो। तो इस तरह आप याद रखें, जो आपका एग्जाम में टपेगा छपेगा। बिल्कुल याद रखें। और जो हमारे प्रस्तावना में जोड़ा गया। अब पूछिए सवाल, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया हमारे संविधान में? तो अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से। तो इस तरह आप याद रखेंगे, पूछता एग्जाम में टपकता है छपता है। चलते हैं नेक्स्ट आपका 27वें नंबर सवाल पर। जी जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, शुरू से अंत तक बने रहेंगे इस तरह। यूएनओ के महासचिव कौन है? ये सवाल पूछा अभी। यूएनओ के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस। बिल्कुल याद रखें, एंटोनियो गुटेरेस याद रखेंगे, जो अभी यूएनओ के महासचिव हैं। कौन सी नंबर के?
तो 9वें नंबर के हैं आपका एंटोनियो गुटेरेस। आप पूछिए सवाल कि यूएनओ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, तो किस देश का पूर्व प्रधानमंत्री था? तो पुर्तगाल का। बिल्कुल याद रखिए इस तरह। अब क्या पूछिए सवाल कि जो 8वें महासचिव कौन थे? तो बान की मून, जो दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री थे। बिल्कुल याद रखें, जो 8वें बान की मून। अब क्या पूछिए सवाल, बिल्कुल याद रखें, जो यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली जी, बिल्कुल याद रखें। अब पूछिए सवाल कि कौन ऐसे महासचिव हैं जो हवाई दुर्घटना में मारे गए? तो डैग हैमरशोल्ड। बिल्कुल याद रखें, कौन ऐसे महासचिव हुए जो हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी? डैग हैमरशोल्ड जी, बिल्कुल याद रखें। जो आपका स्वीडन के रहने वाले थे, बिल्कुल डैग हैमरशोल्ड, जो 1961 में अफ्रीका में हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। जो स्वीडन के रहने वाले दूसरे महासचिव थे ट्रिगवेली, जो नॉर्वे के थे प्रथम। जी बिल्कुल याद है, कौन ऐसे महासचिव थे जो स्वयं पद से इस्तीफा दे दिए? तो ट्रिगवेली। और कौन ऐसे महासचिव हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के जो आपका एशिया महाद्वीप के रहने वाले थे? तो यूथांट, जो तीसरे नंबर के थे, जो म्यांमार के। जी बिल्कुल, जो आपका कार्यवाहक बनाया गया था, जो डैग हैमरशोल्ड के बाद कार्यवाहक महासचिव किसको बनाया गया? तो यूथांट को बनाया गया। तो आपसे यहाँ में पूछ सकता है कि कौन ऐसे महासचिव है जो आपका कार्यवाहक बनाए गए थे? तो यूथांट। जी बिल्कुल याद रखें, जो म्यांमार के रहने वाले थे। तो इस तरह आपका एग्जाम में पूछता है, टपकता है, छपता है। बिल्कुल याद रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 28वें नंबर सवाल पर। 28वां सवाल क्या बोलता है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? ये आपका सवाल है। जी बिल्कुल बता दें, पीत रस से कहाँ से स्रावित होता है? ये आपका सवाल पूछा है। बिल्कुल, तो लीवर से, यकृत से। बिल्कुल याद है, आपका लीवर से याद रखेंगे, यानी यकृत से, यानी जिगर से। बिल्कुल, जिगर भी देता है कभी, तो याद रखें। मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि तो लीवर, बिल्कुल यानी जिगर। याद रखें इस तरह। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से पित्त रस जमा होता है पित्ताशय में, यानी गोल ब्लाडर में। बिल्कुल इस तरह याद रखें, आपका एग्जाम में टपकता है, छपता है। जी बिल्कुल, पित्त का पीएच मान 7.7 होता है, जो क्षारीय आपका। बिल्कुल याद रखें। और आपका यकृत, जी बिल्कुल याद रखें, जो मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि यकृत। बिल्कुल इस तरह याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 29वें नंबर सवाल पर। 29वां सवाल क्या बोलता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता दें सभी को मिलकर फटाफट। जी बिल्कुल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ये सवाल आपका पूछा हुआ एनटीपीसी। जी बिल्कुल, जो आपका नेक्स्ट एग्जाम होगा उसके लिए भी प्लस पॉइंट है। तो शुरू से अंत तक बनाने फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। अभी तक जो लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल गढ़ कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर जो नए जुड़े वो सब्सक्राइब कर देंगे। तो नेक्स्ट आपका सवाल बोलता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ए ओ ह्यूम, बिल्कुल एलन इक्टोवियन हुम बोलते हैं, एलन ऑक्टोवियन हुम। ए ओ हुम का पूर्ण रूप होता है ए ओ हुम। जी बिल्कुल याद रखें, जो आपका स्थापना किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, बिल्कुल जो 28 दिसंबर 1885 को। जी बिल्कुल इस तरह याद रखें। अगर पूछेगा सवाल आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना जो हुम ने 1884 में की थी, बिल्कुल उसका नाम है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखा दादा भाई नौरोजी ने। बिल्कुल याद रखें, जो 1884 में हुम ने, यानी ए ओ हुम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी, जिसका प्रथम अधिवेशन 18 दिसंबर 1885 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में जो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। बिल्कुल कहाँ में आपका? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था प्रथम अधिवेशन मुंबई के, बिल्कुल ग्वालियर टैंक में। जी बिल्कुल इस तरह याद रखें। आप पूछे सवाल कितने प्रतिनिधि भाग लिया? 72। बिल्कुल। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो बिल्कुल कांग्रेस से नाम कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के सिद्धांत से, यानी अमेरिका के संसद का नाम क्या है? तो कांग्रेस। बिल्कुल याद रखें इस तरह। वहीं से आपको लिया जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम जो जुटा आपका भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो दादा भाई नौरोजी ने नाम दिया था। जी बिल्कुल, उनके सुझाव पर रखा गया नाम। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछा तो WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछा WC बनर्जी। जी बिल्कुल याद रखें इस तरह।
जो एग्जाम में टपकता है छपता है, बिल्कुल याद रखें। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसमें भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री गलट अस्टन, जी बिल्कुल याद रखें। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? गलट अस्टन, जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय, जी बिल्कुल याद रखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया? दादा भाई नौरोजी, 1886 में कोलकाता अधिवेशन। तो इस तरह आपका एग्जाम में टपकता है छपता है, बिल्कुल याद रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट 30वें नंबर सवाल पर। 30वां सवाल, सांची स्तूप किसने बनाया था? ये आपका सवाल है, सांची स्तूप किसने बनवाया था? ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता दें सभी को मिलकर फटाफट। जी बढ़िया सवाल है, अच्छे सवाल है, जो सभी एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट होगा। जो एनटीपीसी जो आपका चौथे और पाँचवें चरण का जो एग्जाम होने वाला है, शुरू है चौथे चरण का, जी बिल्कुल। और आपका नेक्स्ट एग्जाम बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सभी एग्जाम के लिए आपका एमटीएस, सभी एग्जाम में पूछिएगा, जी बिल्कुल। तो सवाल पूछे वही पूछता है आपको, बिल्कुल। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, सांची स्तूप किसने बनाया था? तो आपका अशोक, बिल्कुल याद रखें, अशोक ने आपको बनाया था सांची स्तूप पे, जी बिल्कुल याद रखें। और जो बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ आपका अशोक, जी बिल्कुल, अशोक मौर्य वंश से संबंधित था और कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था, जी बिल्कुल। जो 1969 में अशोक ने मगध की राजगद्दी पर बैठा था। अशोक के माता का नाम पूछिए, शुभद्रांगी, जी बिल्कुल। अशोक के माता का नाम क्या था? शुभद्रांगी था, बिल्कुल याद रखें। और अशोक राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती का, बिल्कुल याद रखें। अवंती जो उज्जैन के किनारे, सॉरी, अवंती की राजधानी उज्जैन, जी बिल्कुल, उज्जैन की राजधानी अवंती उस समय थी महाजनपद में, बिल्कुल याद रखें। जो उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे है, बिल्कुल इस तरह याद रखें। और आपका पूछिए सवाल, जी कौन सी अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया? तो भराहु अभिलेख में, भराहु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है, बिल्कुल याद रखें। और पुराणों में अशोक का वर्धन कहा गया, जी बिल्कुल। 261 ईसा में कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक ने, ये भी याद रखें। कलिंग की राजधानी तोसली थी उसमें, बिल्कुल उस पर अधिकार किया था। और कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णन किया गया है, कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में। इस तरह आपका एग्जाम में टपकता है छपता है, बिल्कुल याद रखें, जो आपके एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट है। अगर पूछे सवाल आपसे, जी ये सवाल हमेशा पूछता है, टपकता है छपता है, कि भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो अशोक के द्वारा। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसके द्वारा शुरू किया गया था? अशोक के द्वारा। ये भी सवाल पूछता है, टपकता है छपता है, जी बिल्कुल। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में किसके द्वारा किया गया था? तो पैंथलर के द्वारा, पादरेटी पैंथलर के द्वारा खोज की गई थी। आपका अशोक के शिलालेख की खोज सर्वप्रथम 1750 में। और अशोक के शिलालेखों की संख्या 14, बिल्कुल याद रखें। और अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसको मिला? तो जेम्स प्रिस्प को मिला था 1837 में, बिल्कुल इस तरह याद रखेंगे। जो आपका पूछता है, टपकता है छपता है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7, अशोक के शिलालेखों की संख्या 14। तो इस तरह याद रखें। अब क्या 2 सवाल और मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। 2 सवाल और पूछता है कि अशोक स्तंभ को दिल्ली कौन लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। और अशोक स्तंभ को इलाहाबाद के किला में कौन स्थापित किया? तो अकबर। तो इस तरह एग्जाम में आपका पूछता है, टपकता है छपता है बबुआ। तो आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे और कॉपी कलम साथ रहेंगे, नोट करते जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट 31वें नंबर सवाल पर। 31वां सवाल, स्थानीय स्वशासन का पिता किसको बोलते हैं? स्थानीय स्वशासन का पिता किसको बोलते हैं? ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता दें सभी को मिलकर। तो लॉर्ड रिपन, जी बिल्कुल याद रखें, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता बोलते हैं, जो 1882 में आपका, बिल्कुल याद रखें। जो लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन, जी बिल्कुल, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं? लॉर्ड रिपन को, बिल्कुल याद रखें। जो पंचायती राज से संबंधित है, जी बिल्कुल, स्थानीय स्वशासन, जी बिल्कुल। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 32वें नंबर सवाल पर। 32वां सवाल, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? ये आपका सवाल पूछा एनटीपीसी, बिल्कुल बता दें जल्दी से कि आपका केरल का जो आपका मुख्यमंत्री कौन है, ये सवाल पूछा। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। तो पी.वी. विजयन, भी बिल्कुल याद रखें, पी विजयन जो आपका केरल का मुख्यमंत्री है, बिल्कुल याद रखें। और पूछिए सवाल, केरल का राज्यपाल कौन है? तो आपका आरिफ मोहम्मद खान, जी बिल्कुल याद रखें, आरिफ मोहम्मद खान जो आपका केरल का राज्यपाल हैं, जी बिल्कुल याद रखें। केरला में जो आपका एक जनजाति पूछता है, मोपला,
जी मोपला विद्रोह कब हुआ? 1921 में हुआ। लॉर्ड रेडिंग के समय ये सवाल पूछता है आपका, जो मालाबार के तट पर हुआ था मोपला विद्रोह। मोपला जनजाति किस राज्य का? केरल का। जी बिल्कुल। और सबसे पहले मानसून किस राज्य में आता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? तो केरल में, जो आपका जून के प्रथम सप्ताह में। तो इस तरह देखें, पालघाट किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। जी पालघाट केरल में। पलक्कड़ दर्रे किस राज्य में? केरल में। तो इस तरह आपका एग्जाम में पूछता है। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 33वें नंबर सवाल पर। जी 33वां सवाल क्या बोल रहा है आपका? कोशिका का ऊर्जा का भंडार किसको बोलते हैं? जी ये सवाल आपका, कोशिका का ऊर्जा का भंडार किसको बोलते हैं, यानी ऊर्जा की मुद्रा किसको बोलते हैं, ये भी सवाल पूछा आपका। कोशिका का ऊर्जा का भंडार, जी बिल्कुल, तो एटीपी को बोलते हैं। जी बिल्कुल, एटीपी को बोलते हैं कोशिका का ऊर्जा का भंडार, यानी ऊर्जा की मुद्रा। बिल्कुल। अगर आपसे पूछ दे कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। जी बिल्कुल, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में, जो पावर हाउस बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ जो बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। जी बिल्कुल, ऊर्जा का शक्ति गृह बोलते हैं आपका माइटोकॉन्ड्रिया को। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। और श्वसन क्रिया कहाँ में संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। जी एटीपी में, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन क्रिया संपन्न होती है। तो इस तरह याद रखें, आपका सवाल टपकता है, छपता है। जी बिल्कुल, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। जी बिल्कुल याद रखें। चौथे आपका चलते नेक्स्ट 34वें नंबर सवाल, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू किया गया? ये सवाल आपका। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो 2015 में शुरू किया गया था। बिल्कुल याद रखें, 2015 में आपका कौशल विकास योजना शुरू किया गया। और जो बेरोजगार युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण, बिल्कुल, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? तो बेरोजगार युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण। बिल्कुल, इस तरह याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट सवाल आपका 35वां नंबर सवाल, आज का लास्ट सवाल। जी बिल्कुल, जो एनटीपीसी में सभी प्रश्न पूछे गए, बिल्कुल उसका हमें एक्सप्लेन किया आप लोग के पास, क्वेश्चन के साथ आपको डिस्कशन किया। जरूर आप बताएंगे इस क्वेश्चन देखने के बाद कमेंट बॉक्स में आज का मोस्ट सवाल कैसा लगा, जरूर बताएंगे आप लोग। तो 35वां सवाल और लास्ट सवाल, आरबीआई के गवर्नर कौन है? ये सवाल पूछा आपका। आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो याद रखें, शक्तिकांत दास। बिल्कुल याद रखें, शक्तिकांत दास आपका आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। जी बिल्कुल याद रखें, 25वें नंबर के गवर्नर शक्तिकांत दास। जी बिल्कुल। आरबीआई की स्थापना जो आपका 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आरबीआई की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंकों का बैंक बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बैंकों का बैंक आरबीआई को बोलते हैं। जी बिल्कुल। मुख्यालय आपका कोलकाता। उस समय आरबीआई की स्थापना हुई थी, उस समय एक निजी बैंक था आपका आरबीआई। तो याद रखें, आपका उसमें मुख्यालय जो था इसका आपका उसमें मुख्यालय इसका कोलकाता था आरबीआई का। जी शुरू में जब आरबीआई जो बना 1934 एक्ट के तहत जो आरबीआई की स्थापना हुई थी, तो उसमें आरबीआई निजी बैंक था। बिल्कुल। और जब राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में, तो भारत का एक जो बैंक बना सेंट्रल बैंक के रूप में। जी बिल्कुल याद रखें, 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई की। पूछे सवाल, आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय जो आपका आरबीआई के गवर्नर कौन था? तो सीडी देशमुख। बिल्कुल याद रखें, सीडी देशमुख। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन था? तो सीडी देशमुख। और आपसे पूछे सवाल कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओस्मान स्मिथ। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर तो सीडी देशमुख। इस तरह याद रखें। और पूछा जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो उसमें आरबीआई के गवर्नर तो एल के झा। बिल्कुल एल के झा। याद रखें, आरबीआई यानी 14 बैंकों का यानी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जब हुआ 1969 में, तो आरबीआई का गवर्नर एल के झा और देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस समय। बिल्कुल याद रखें, जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ आपको 1969 में। जी बिल्कुल। तो आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह है, जो आपका बाघ और तार का पेड़ है, बिल्कुल, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से लिया गया आपको। बिल्कुल याद रखें, जो आरबीआई पर जो आपका प्रतीक चिन्ह मिलेगा आपको, जो बाघ और तार का पेड़। जी बिल्कुल याद रखें इस तरह, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी से लिया गया था। तो आपका एग्जाम ये टपकता है, छपता है, पूछता है। जी बिल्कुल। तो आज का मोस्ट 35 क्वेश्चन मिला, जो सभी मोस्ट क्वेश्चन पूछे गए आपका एनटीपीसी में। जो नेक्स्ट एग्जाम होगा उसके लिए भी मोस्ट है, इम्पोर्टेंट था आपको, जो मैं आप लोग के बीच में आज एक्सप्लेन के साथ बताया। आपका जीके जीएस स्टैटिस्टिक्स जीके जो मिला आपको, जरूर अच्छा लगा होगा, जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में आज का मोस्ट सवाल कैसा लगा। और इस वीडियो को देखने के बाद, ऑनलाइन क्लासेस देखने के बाद आप शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। और जी सभी को बोलेंगे जुड़ने के लिए ग्रेड कॉम्पिटेटिव क्लासेज को। बिल्कुल। आपका जो आपका सुबह 7 बजे करंट अफेयर दिया जाता है, विथ स्टैटिस्टिक्स जीके दिया जाता है। और
तो इसी तरह आप शुरू से अंत तक डेली बने रहेंगे। तो आज का मोस्ट सवाल कैसा लगा जरूर बता देंगे फटाफट सभी को मिलकर कमेंट बॉक्स में, और लाइक कर देंगे जाते जाते सभी को मिलकर, और सब्सक्राइब कर देंगे हमारे यूट्यूब चैनल गणित कॉम्पिटिटिव क्लासेज को, ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। जी बिल्कुल, तो विदा लेता हूँ आज का मोस्ट, आप लोग से विदा लेता हूँ आज का इतना ही। कल फिर मिलेंगे सुबह 7 बजे। जी बिल्कुल, तीसरा पार्ट लेकर आऊँगा, एनटीपीसी का सवाल पूछे गए सभी। जी बिल्कुल, कल तीसरा पार्ट लेकर आऊँगा। तो विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गणित कॉम्पिटिटिव क्लासेज, जय बिहार।